हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो दोस्तों मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर रखा है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जो पहला नाम था उससे सर्च करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट को, इसलिए उसे चेंज करना पड़ा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, संपूर्ण हिंदी व्याकरण की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी थी, उसी का आज ये अगला भाग है। इस सीरीज में हमने देखा था कि कैसे 1500 ईसा पूर्व में ईरान से कुछ लोगों का समूह जो है भारत आया, जिसे हमने आर्य कहा। ठीक है, और इन आर्यों की जो भाषा थी वो कहलाई आर्य भाषा। तो आर्य भाषा के विकास को समझने के लिए हमने उसे 3 कालों में बांटा था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हमने संस्कृत का विकास पढ़ा था, जिसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत को हमने देखा था। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हमने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट का अध्ययन किया था। इसके बाद आपका आया आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हिंदी भाषा का विकास पढ़ा जाता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, हिंदी भाषा के विकास को समझने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा जाता है, जो है आपका प्राचीन या आरंभिक हिंदी, जिसका समय आता है 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी के मध्य। ठीक है, समय एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप जरूर इसका काल याद रखेंगे। ठीक है, अगला मध्यकालीन हिंदी, जो कि आपका आता है 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी के मध्य। ठीक है, और तीसरा आता है आधुनिक हिंदी, जिसके अंतर्गत रखा जाता है आपका 1850 से लेकर अब तक का काल। ठीक, प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्राचीन या फिर आरंभिक हिंदी को पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर लें। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोग मेनली मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी को कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन प्राचीन या फिर आरंभिक हिंदी के कुछ पॉइंट हम लोग सरसरी निगाह से एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राचीन या आरंभिक हिंदी। तो इसमें आप पहला पॉइंट यही देखेंगे कि प्राचीन या फिर आरंभिक हिंदी का काल कब से कब तक है, 1400 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इंपोर्टेंट। इसमें हमने देखा था हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है सिंधु नदी से संबंधित है, और क्यों है ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, ईरानी जो यहाँ पर आए, इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी बोला, क्योंकि ईरानी भाषा में सौ की जगह हौ का प्रयोग होता है, तो इसी वजह से सिंधु को हिंदू बोला, और हिंदू के तट पर स्थित देश कहलाए हिंद, और हिंद के निवासी हिंदी या फिर यहाँ की भाषा हिंदी कहलाई। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो आपका हिंदी शब्द है, इसका विकास कई चरणों में होता है। ठीक है, सबसे पहले सिंधु था, सिंधु से बना आपका हिंदू, हिंदू से बना हिंदू के तट पर स्थित देश हिंद, और हिंद में जब ई प्रत्यय लगता है फारसी का तो बनता है हिंदी शब्द। तो आरंभ में इस हिंदी शब्द का अर्थ केवल भाषा से नहीं था, इसके 2 व्यापक अर्थ निकले यहाँ पे। ठीक है, पहला हिंद देश के निवासी, यानी कि इसका एक अर्थ था निवासी, और दूसरा यहाँ की निवासियों की जो है भाषा। ठीक, तो इसके प्रारंभ में 2 अर्थ थे, हिंद देश के निवासी और यहाँ के निवासियों की भाषा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देखते हैं कि जो हिंदू शब्द है या फिर हिंदी शब्द है, ये फारसियों की देन है, इसलिए हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द होंगे, फारसी भाषा के। और ये किससे उत्पन्न हुए, ये सिंधु शब्द से उत्पन्न हुए, इसीलिए जो आपका सिंधु शब्द है ये संस्कृत भाषा का ही शब्द है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वीडियो वाले पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप दोनों ही याद रखेंगे। सिंधु शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये शब्द मूलतः फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक, तो ये भी हम बात कर चुके हैं। प्रारंभ में हिंदी के 2 अर्थ थे। ठीक है, हिंद देश के निवासी और हिंद देश की भाषा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हिंदी शब्द का जो प्रयोग है ये किसी व्यापक भाषा के अर्थ में नहीं होता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो फिर किस रूप में इसका प्रयोग होता है, तो देखें कि जो हिंदी शब्द का प्रयोग है ये वर्तमान में एक भाषा समूह के लिए होता है। तो भाषा समूह कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर बहुत सी भाषाएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस भाषा समूह के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 या फिर 18, ठीक है, हमने बात की है पिछली वीडियो में, 17 या 18 बोलियां इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, अगर नेपाली को इंक्लूड करते हैं तो 18, नहीं तो 17। ठीक है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इसी भाषा समूह के लिए वर्तमान में जो शब्द प्रयोग होता है उसे कहा जाता है हिंदी। ठीक, आगे देखते हैं। इन्हीं 17 या फिर 18 बोलियों में से जो आपकी 3 बोलियां हैं, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली, इन 3 बोलियों में बहुत अधिक साहित्य की रचना हुई, और इसीलिए आगे चलकर मध्यकाल में इन बोलियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। और इन्हीं बोलियों में से जो आपकी खड़ी बोली है, यही खड़ी बोली आगे चलकर जब परिनिष्ठित हो जाती है, उच्च कोटि की भाषा बन जाती है, तो इसी को बोल दिया जाता है हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में जो हम हिंदी प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रभाषा के रूप में हो या राजभाषा के रूप में, वो आपका
इसी खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है। तो अब इन बोलियों के बारे में एक एक करके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि प्राचीन काल में इन बोलियों में क्या क्या रचनाएं हुई। ठीक है, तो पहली बात करते हैं ब्रज भाषा की। अब यहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट होती है। ठीक है, इससे पहले का जो सारा डेटा है वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ब्रज भाषा की अगर बात करें तो प्राचीन हिंदी के काल में ब्रज भाषा में अपभ्रंश और अवहट्ट का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि आप जानते हैं इससे जस्ट पहले जो है आपका अपभ्रंश और अवहट्ट में ही सारी रचनाएं होती थी, इसीलिए अभी भी उसी में हो रही होंगी, बट इसमें कुछ शब्द आपके ब्रज भाषा के जन्म लेने लग गए थे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ब्रज भाषा का आरंभिक काल है इसमें अपभ्रंश अवहट्ट का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, इस समय अगर हम ग्रंथों की बात करें तो प्राचीन हिंदी काल में ब्रज भाषा साहित्य का जो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है प्रद्युम्न चरित। ठीक है, जिसकी रचना की है सुधीर अग्रवाल ने और इसका काल आता है 1354 ईस्वी। जैसा कि आप जानते हैं प्राचीन हिंदी का काल है 1000 ईस्वी से लेकर 1400 के मध्य। ठीक है, तो ये आपका 1354 इसी के मध्य आता है। ठीक, ब्रज भाषा की कुछ बोलियां भी इस समय पर विकसित हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका उस समय पर बोलियां या उपबोलियां बनती थी वो क्षेत्र के आधार पर विकसित हो जाती थी। ठीक है, तो जब ब्रज भाषा में साहित्य की रचना होना शुरू हुई तो उसके आसपास के क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाने लगी, इसलिए उसकी कुछ उपबोलियां उस टाइम पे विकसित हुई थी। ठीक, उनमें आपकी अंतर्देशीय, भुक्सा, भरतपुरी, डांगी, माथी और ग्वालियरी। ठीक है, तो इनमें ये तीन इंपोर्टेंट हैं जहां क्वेश्चन बन चुका है पहले एग्जाम में, इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे कि डांगी, माथी, ग्वालियरी और इनके साथ साथ अंतर्देशीय, भुक्सा और भरतपुरी ये ब्रज भाषा की उपबोलियां हैं। ठीक है, दूसरी बोली आती है आपकी अवधी। तो देख लेते हैं कि अवधी में प्राचीन हिंदी के काल में कौन कौन सी रचनाएं हुई थी। तो अवधी की जो पहली या फिर आप कह सकते हैं कि जो प्राचीनतम रचना है ये है चंदायन या लोरकहा। ठीक है, इसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद और इसका काल आता है 1370 ईस्वी। ठीक है, तो ये भी प्राचीन हिंदी काल की एक बोली थी। इसकी भी कुछ उपबोलियां आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसकी तीन उपबोलियां मेनली मिलते हैं। ठीक है, पहला आता है आपका वैसवाड़ी, बनौधी, फिर इसके बाद मिर्जापुरी। ठीक है, ये जो बैसवाड़ी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे मध्यकाल में जो एक महान साहित्यकार आए तुलसीदास, ठीक है, इनकी रचना जो है रामचरितमानस ये इसी बैसवाड़ी अवधि में लिखी गई है। इसे कहा जाता है आपका ठेठ अवधि भाषा। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगली बोली की बात करते हैं, खड़ी बोली। तो देखिए खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली के कोई ऐसे विशिष्ट ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। इनमें आते हैं आपके प्रमुख अमीर खुसरो, जयदेव, गोरखनाथ, नामदेव, रामानंद आदि। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो। इन्होंने ही आपका जो खड़ी बोली थी इस खड़ी बोली को हिंदी या फिर हिंदवी नाम दिया था। ठीक है, ये चीज़ आप ऐड कर लेंगे इसमें। हिंदी या फिर हिंदवी शब्द का प्रयोग खड़ी बोली के लिए किसने किया था? सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो इस बोली में भी आपका, इसकी रचनाओं में भी अपभ्रंश अवहट्ट का प्रभाव इस काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता होगा। और इस अपभ्रंश अवहट्ट के प्रभाव से हिंदी कब मुक्त होगी? मध्यकाल में जाके। ठीक, तो अब देख लेते हैं फिर मध्यकाल। तो मध्यकालीन हिंदी की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन हिंदी में आप लोग देखेंगे कि इस काल में हिंदी जो है अपभ्रंश अवहट्ट के प्रभाव से मुक्त हो चुकी थी। ठीक है, और मुक्त होने के बाद ये अपने स्पष्ट स्वरूप में प्रकट हुई, और इसी कारण इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं, जो हमने अभी बात की थी कि 17 या फिर 18 बोलियां, ये बोलियां अपने विकसित स्वरूप में सामने आई। ठीक, यह काल अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों और उनके सामंतों के शासन का काल था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1526 ईस्वी में, ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर नाम का एक आक्रमणकारी भारत में आता है और यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो 1526 से लेकर 1850 तक के काल तक आपके यहाँ पर मुगल ही सत्ता कर रहे थे। तो इस समय का जो राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यह काल मुगलों के शासन का काल था। ठीक है, और आप लोग तो जानते हैं कि जो मुगल हैं ये साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, स्थापत्य कला प्रेमी थे, इसीलिए इनके समय में भक्ति और रीतिपरक रचनाओं का सर्जन हुआ बहुत अधिक, और उसकी जो भाषा थी वो यही ब्रज भाषा, अवधी भाषा, ठीक है, यही थी। आगे बात करते हैं, इस युग में अवधी, ब्रज और खड़ी बोली में अत्यधिक रचनाएं हुई। जैसा कि आप जानते हैं इनका जो
उद्भव है वो प्राचीन हिंदी काल में ही दिखने लग गया था। तो इस काल तक आते आते इसमें बहुत अधिक साहित्य की रचना होने लगी थी। ठीक, तो अवधी, ब्रज और खड़ी बोली, इन 3 बोलियों में अत्यधिक रचनाएं होने के कारण ही इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? मध्यकालीन हिंदी के काल को। ठीक है, तो इनमें जो आपकी अवधी, ब्रज और खड़ी बोली हैं, इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं कि मध्यकाल में इनका विकास कैसे हुआ। तो पहले बात करते हैं हम ब्रज भाषा की। ठीक है, तो ब्रज भाषा जो थी मध्यकाल में, हिंदी के मध्यकाल में मध्य देश की महान भाषा का पूरा उत्तरदायित्व ब्रज भाषा ने ही निभाया। ठीक है, तो मध्य देश कहने का मतलब है कि हिंदी भाषी क्षेत्र। ठीक, तो इस काल में जो सबसे महान भाषा बनकर उभरी, जो साहित्यिक दृष्टि से सबसे विशिष्ट भाषा बनकर उभरी, वो थी ब्रज भाषा। ठीक, ये अपने समय की सबसे ज़्यादा परिनिष्ठित और उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा बन गई थी। ठीक, क्योंकि सर्वाधिक जो रचनाएं हुई वो इसी भाषा में हुई थी। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इस भाषा को, ब्रज भाषा को परिनिष्ठित और उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस भाषा को गौरवान्वित करने का सर्वाधिक श्रेय कृष्ण भक्त कवियों को दिया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से वो कृष्ण भक्त कवि थे जिन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की और ब्रज भाषा को एक उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा बना दिया। ठीक है, तो इनमें प्रमुख नाम आते हैं रस खान, मीराबाई, सूरदास। ठीक है, इनमें से जो आपके रस खान और मीराबाई हैं ये संप्रदाय निरपेक्ष थे, इनका कोई संप्रदाय नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं संप्रदाय निरपेक्ष की बात कर रहा हूँ, मैंने निर्गुण संप्रदाय नहीं कहा। ठीक है, हमने निर्गुण नहीं कहा। तो निर्गुण और सगुण दो भक्ति की धाराएं हैं, ये आप लोग जानते होंगे। निर्गुण कहने का मतलब है कि कोई गुण नहीं, अर्थात ऐसे साहित्यकार जो अपनी साहित्य की रचनाओं के लिए किसी को भी आधार नहीं मानते। ठीक है, वो किसी देवता, किसी महापुरुष या फिर किसी सामान्य पुरुष को उस साहित्य का आधार नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी भाव के आधार पर साहित्य की रचना करते हैं, उन्हें कहा जाता है निर्गुण भक्ति धारा। जबकि सगुण का अर्थ होता है जो साहित्यकार अपनी साहित्य रचना के लिए किसी न किसी देवता या महापुरुष को अपना आदर्श या फिर आधार मानते हैं। ठीक है, जैसे मीराबाई और रस खान है, ये क्या है? कृष्ण भक्त कवि हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपना जो आदर्श माना है वो किसे माना? ये कृष्ण को माना, इसलिए ये सगुण भक्ति धारा के कवि हुए। ठीक है, जबकि निर्गुण भक्ति धारा के कवि किसी भी महापुरुष या देवता को अपना आदर्श नहीं मानते हैं, तो किसी भाव को अपना आदर्श मानते हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर दो भाव देखे जाते हैं। पहला आपका है प्रेम। ठीक है, पहला आपका भाव आता है प्रेम का भाव, और दूसरा है आपका ज्ञान। ठीक है, प्रेम और ज्ञान, दो भाव। तो प्रेम कहने का अर्थ है कि जिसने भी प्रेम को, चाहे वो प्रेमिका या प्रेमी वाला प्रेम हो, या फिर किसी ईश्वर के प्रति प्रेम हो, या फिर किसी वस्तु के प्रति प्रेम हो, प्रकृति के प्रति हो। ठीक है, तो प्रेम को जिसने अपना आधार बनाकर रचना की तो उन्हें कहा गया प्रेमासरी। ठीक है, और इसी प्रकार जिन्होंने सांसारिक ज्ञान को, ठीक है, अपने जो भौतिक व्यवहारिक ज्ञान है, इस ज्ञान को आधार बनाकर रचनाएं की, तो इन्हें कहा जाता है ज्ञानाश्री। ज्ञानाश्री में मुख्य आते हैं आपके कबीरदास जी। ठीक है, ये कि जो कि आपका ये अभी पुलिस कांस्टेबल ने क्वेश्चन बना था कि कबीरदास किस संप्रदाय से थे या फिर किस धारा के कवि थे? ज्ञानाश्री शाखा के। ठीक है, तो इनने क्या किया? व्यवहारिक या सामाजिक ज्ञान को अपना आधार बनाया, और कबीर के जो भी आपके दोहे हैं, रचनाएं हैं, उन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भैया हाँ, ये जो हमारा सांसारिक डेली का जो ज्ञान है, आपकी डेली लाइफ से संबंधित, उसी पर आधारित है। जबकि प्रेम या फिर प्रेमाश्री मार्ग के कवि क्या होते हैं? सूफी कवि इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे आपके मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत। ठीक है, उसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो इन्हें कहा जाता है निर्गुण भक्ति धारा। जबकि सगुण मतलब किसी देवता को मानेंगे, चाहे वो कृष्ण भक्त हों या आपके राम भक्त हों। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य कवि आए, जैसे सूरदास। ठीक है, सूरदास पुष्टि मार्ग या फिर शुद्धाद्वैत संप्रदाय के अनुयायी थे, तो ये सभी सांप्रदायिक हैं। जबकि मीरा और रस खान कैसे थे? संप्रदाय निरपेक्ष। ठीक है, अगले हैं श्री भट्ट, ये निम्बार्क संप्रदाय के थे। इसी प्रकार अगले आते हैं आपके गदाधर भट्ट, जो कि चैतन्य संप्रदाय के हैं, और हित हरिवंश, ये आपके राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि थे, और इन्हें एक उपनाम दिया था इंपोर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यह है श्री कृष्ण की बांसुरी का अवतार इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इन सभी कवियों में जो कृष्ण भक्त कवि थे, इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हुए, सबसे प्रमुख, ये हैं सूरदास, जिन्हें अष्टछाप का जहाज या फिर अष्टमार्गी कवि कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका ब्रजभाषा का विकास। अब देखते हैं अवधि का। तो अवधि की अगर हम बात करें तो अवधि को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का सर्वाधिक जो श्रेय दिया जाता है, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवियों को दिया जाता है। अब निर्गुण भक्ति धारा में भी कौन? प्रेमाश्री शाखा के कवि। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया, प्रेमाश्री या फिर प्रेम मार्गी जो कवि हैं, इन्हें सूफी कवि कहा जाता है। ठीक है, और इनमें जो प्रमुख आए ये हैं आपके कुतुबन,
ठीक है, जिनकी रचना है मृगावती। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि इस काल के सबसे प्रतिष्ठित कवि रहे, ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है आपका पद्मावत। ठीक है, इस पर आपका पिछले साल शायद मूवी भी बन चुकी है पद्मावत करके। ठीक है, आप लोगों ने देखी होगी। तो मलिक मोहम्मद जायसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, प्रेमासरी शाखा के कवि। ठीक है, इसके अलावा मंझन, जिनकी रचना है मधुमालती, उस्मान, जिनकी रचना है चित्रावली, और नूर मोहम्मद, इनकी रचना है इंद्रावती। ठीक है, ये सभी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो आप लोग इन्हें ध्यान रखें। देखिए, अवधी जो भाषा थी, इस भाषा को राम भक्त कवियों ने भी अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। ठीक है, देखिए अवधी भाषा को सर्वाधिक श्रेष्ठ साहित्यिक भाषा के का दर्जा देने का जो श्रेय है वो आपका सूफी कवियों को जाता है, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम किसने बनाया था? राम भक्त कवियों ने। और इनमें जो प्रमुख आते हैं, ये आते हैं आपके तुलसीदास, और इनकी रचना ये है रामचरितमानस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तुलसीदास ने अपना जो आदर्श माना, ये श्री राम को माना, तो इनकी जितनी भी रचना है वो राम से संबंधित ही हैं। ठीक है, इसलिए तुलसीदास का बचपन का नाम भी मिलता है राम बोला। ये हम साहित्य वाले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, जब हम हिंदी का साहित्यिक विकास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक, कवि परिचय में अगला पॉइंट देखते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना की है, ये बैसवाड़ी या ठेठ अवधि में की है। ये हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, बैसवाड़ी जो कि अवधि का ठेठ रूप है, इसमें किया। ये क्वेश्चन पहले बन चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष दो कवियों में मिलता है। पहले हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना पद्मावत है, और दूसरे हैं तुलसीदास, जिनकी रचना है रामचरितमानस। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का जो सबसे उत्कर्ष रूप मिलता है, ये मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास की रचनाओं में मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका अवधि भाषा। अब हम बात करते हैं खड़ी बोली की। तो देखते हैं कि मध्यकाल में खड़ी बोली में क्या क्या रचनाएं हुई। तो मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप हो गए थे। ठीक है, कारण क्या रहा कि मध्यकाल में खड़ी बोली उत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित नहीं रही और इसका मुख्य केंद्र दक्षिण भारत बन गया। तो इसी वजह से इसके दो रूप हुए, उत्तरी हिंदी और दक्षिणी हिंदी। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ कि खड़ी बोली के लिए हिंदी शब्द का या फिर हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम किया था। ठीक है, तो मध्यकाल में खड़ी बोली में जो रचनाएं मिलती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली है सबसे इंपॉर्टेंट रचना बीजक। ठीक है, जो कि किसकी रचना है? कबीर की। अब आप लोग जानते होंगे कि जो बीजक है कबीर की डायरेक्ट रचना है नहीं। कबीर की मुख्यतः 3 रचनाएं आती हैं आपकी, ये सभी आपने पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी हैं तो इसको कवर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो हम कवि परिचय वाले में इसे जरूर देखेंगे। तो कबीर की 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, साखी, सबद और रमैनी, ये 3 रचनाएं मिलती हैं कबीर की, जिसमें इन्होंने अपने जो भी आदर्श हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उन्हें दिया हुआ है। और इन्हीं तीनों का जो संग्रह है, जो संकलन है, इनके शिष्यों ने जो किया, उसका नाम है बीजक। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला आता है इंपॉर्टेंट रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। यह है कवि गंग की। ठीक है, गोरा बादल की कथा जटमल की है, सुदामा चरित जो कि आलम की रचना है, और कुलजम स्वरूप जो कि प्राणनाथ की रचना है। ठीक है, तो ये मध्यकाल में खड़ी बोली में की गई कुछ रचनाएं हैं। ठीक, अब आते हैं हिंदी के आधुनिक काल में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल का जो समय आता है ये है 1850 से लेकर अब तक का काल। ठीक है, इसे कहा जाता है हिंदी का आधुनिक काल। तो इस काल में क्या हुआ, आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने समझनी है कि इस काल में ब्रजभाषा और अवधी, जिसमें कि मध्यकाल में बहुत सी रचनाएं हुई, लेकिन इस काल में ब्रजभाषा और अवधी जन भाषा से काफ़ी दूर हो गई। जन भाषा कहने का अर्थ है कि सामान्य बोलचाल की भाषा। ठीक है, तो इनमें केवल क्या होने लगा, साहित्यिक रचनाएं होने लगी। लेकिन जो सामान्य जन था, इन्होंने अपने सामान्य बोलचाल के लिए एक दूसरी भाषा प्रयोग करना शुरू कर दिया, वो थी खड़ी बोली। ठीक है, तो इसी बोली में ये लोग बात करते थे। इसीलिए इस काल में धीरे धीरे ब्रजभाषा और अवधी के स्थान पर खड़ी बोली ने इनका स्थान ले लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी के काल में हम क्या पढ़ेंगे, खड़ी बोली का विकास पढ़ेंगे मुख्यतः, क्योंकि अवधी और ब्रज भाषा तो अब जन भाषा से काफ़ी दूर हो चुकी है। ठीक है, अब इसका कारण क्या रहा, इसे देखें। 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन का प्रसार पहला कारण, और दूसरा ब्रिटिश शासन के शोषण के कारण उनके विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन। तो दो यहाँ पे मेन कारण रहे, एक तो ब्रिटिश शासन का प्रसार और उनके विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि आधुनिक हिंदी का जो काल है ये 1850 से वर्तमान तक आता है। तो 1857 में आपने देखा होगा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम उसे माना जाता है, 1857 की क्रांति। ये क्यों हुई थी सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो उस समय पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि लोगों को समझाने की, उन्हें मार्ग दिखाने की कि भैया उन्हें कैसे आंदोलन करना है, कैसे स्वयं को स्वतंत्र करना है। ठीक, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था।
नेता भाषण भी दे रहे हैं तो लोगों की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां हैं, तो इस वजह से समझ में नहीं आता था। इसीलिए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत इस समय पर महसूस की गई जो कि सभी लोगों के समझ में आए, सभी लोग इसको सामान्य बोलचाल में प्रयोग भी करें और इसमें साहित्य भी रचना हो सके। ठीक है, तो उस समय पे जन भाषा जो थी वो थी खड़ी बोली। इसीलिए जितने भी इन कवियों ने, इन नेताओं ने अपने जो पर्चे छापे, ठीक है, या फिर अपना कोई भी न्यूज़पेपर निकाला होगा, पत्रिका निकाली होगी से केवल प्रचार प्रसार के लिए, वो सभी खड़ी बोली में निकालना शुरू कर दिया और यही कारण रहा खड़ी बोली के विकास का। ठीक है, और इसीलिए जो आपका ब्रज भाषा है और अवधी है ये केवल साहित्यिक भाषा बनकर रहेगी और खड़ी बोली उनके स्थान पर स्थापित होने लगी धीरे धीरे। ठीक है, आगे बात करते हैं 19वीं शताब्दी में। इसी कारण से क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में जो आपकी काव्य की भाषा थी, पद्य कहने का मतलब काव्य की भाषा, ठीक है, पद्य या काव्य की भाषा, ये तो ब्रज भाषा रही। लेकिन गद्य की भाषा क्या बन गई, खड़ी बोली बन गई, जो कि 20वीं सदी में आते आते क्या हो जाएगा आपका, 20वीं सदी में एक और परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, गद्य और पद्य दोनों की एकमात्र भाषा बनकर उभरेगी खड़ी बोली। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि 19वीं सदी तक, 19वीं सदी कहने का अर्थ क्या हुआ ये भी समझ लें। 19वीं या 20वीं सदी क्या होती है, जैसे हमने कहा 1800 से लेकर 1900 तक, ठीक है, लास्ट में आ रहा है 19, तो इसे कहेंगे हम 19वीं सदी। और 20वीं सदी क्या होगी, 1900 से 2000 के मध्य, ठीक है, यानी 2000 के मध्य, तो ये लास्ट में 20 है तो 2000। ऐसे ही 21वीं सदी क्या होगी, 2000 से लेकर 2100 के मध्य। अभी हम कौन से सन में हैं, हम हैं इसी 2000 के 2023 वाले सन में, तो इस प्रकार हम हुए 21वीं सदी में। ठीक है, तो आप लोगों को ये अगर समझना है तो आप रीजनिंग वाली वीडियो में समझ पाएंगे इसे, ठीक है, जब कैलेंडर में पढ़ाऊंगा। अभी आप केवल इतना ध्यान रखें कि जो लास्ट है, जैसे 1800 से 1900 कहा तो लास्ट में 1900 आ रहा है तो 19वीं सदी, 2000 आएगा तो 20वीं सदी, 2100 आएगा तो 21वीं सदी। ठीक है, ऐसे करके चलते हैं। तो 19वीं सदी में आपकी ध्यान रखेंगे कि पद्य या फिर काव्य की भाषा ब्रज भाषा, गद्य की भाषा खड़ी बोली। जबकि 20वीं सदी में क्या होगा, गद्य और पद्य की एकमात्र भाषा बनेगी खड़ी बोली और इसको नाम दे दिया जाएगा हिंदी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं खड़ी बोली का साहित्यिक विकास। तो क्योंकि मेनली खड़ी बोली का ही विकास अब होना है तो इसी का साहित्यिक विकास देखते हैं। तो खड़ी बोली के साहित्यिक विकास को समझने के लिए इसे निम्नलिखित कालखंडों में बांट सकते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से कालखंड हैं। पहला आता है भारतेंदु पूर्व युग, ठीक है, जो कि 1850 से पहले का युग है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं भारतेंदु पूर्व युग। भारतेंदु का नाम क्यों आया, तो ये ध्यान से समझिए कि जो खड़ी बोली थी, खड़ी बोली का विकास करने में जिन कवियों या फिर साहित्यकारों का सर्वाधिक योगदान रहा, उन्हीं के नाम पर हमने इनके विकास काल को बांट दिया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया भारतेंदु पूर्व युग, अर्थात भारतेंदु वो पहले साहित्यकार रहे होंगे जिन्होंने खड़ी बोली में रचना करना शुरू किया, वो भी विस्तृत या फिर कह सकते हैं कि व्यापक तौर पर। ठीक है, तो इसके बाद आएगा आपका भारतेंदु युग। भारतेंदु युग कब से कब तक रहा, 1850 से 1900 तक, यानी कि ये है आपकी 19वीं सदी। तो इस समय पर आपका गद्य की भाषा होगी ब्रज भाषा, सॉरी पद्य की भाषा ब्रज भाषा, जबकि गद्य की भाषा हो जाएगी खड़ी बोली। ठीक, फिर इसके बाद आता है द्विवेदी युग, यह है 1900 से 1918, यानी कि 1900 से 2000 के मध्य हुआ। ठीक है, तो ये होगी 20वीं सदी। यहाँ पर क्या आपका परिवर्तन दिखेगा, गद्य और पद्य की एकमात्र भाषा बन जाएगी खड़ी बोली। ठीक है, इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट छायावाद युग, जो कि आता है आपका 1918, इसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, 1918 से लेकर 1936 के मध्य। ठीक है, इसके बाद आपका प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, दो युग और आते हैं। ठीक है, पहला है आपका प्रगतिवाद जो कि 1936 से 42 या फिर 43 तक आया, और प्रयोगवाद 1943 के बाद का युग। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या ये युग थे, क्या इनमें ऐसी रचनाएं हुई जिससे कि खड़ी बोली जो है आपका हिंदी भाषा में बदल गई। ठीक है, तो देखते हैं पहले भारतेंदु पूर्व युग। इसका काल आता है 1850 से पूर्व का काल। ठीक है, तो 1850 से पहले अर्थात भारतेंदु के आने से पहले खड़ी बोली में क्या क्या ऐसा हुआ जिससे कि वो एक साहित्य की भाषा बन पाई। तो आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है साहित्यिक खड़ी बोली। आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का जो श्रेय है इस काल में भारतेंदु के पूर्व युग में मुख्यतः 4 लोगों को जाता है। ठीक है, तो वो 4 लोग कौन कौन से उन्हें देख लें। पहले लल्लू लाल, ठीक है, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां और सदा सुख लाल, जिनका उपनाम है नियाज। इनमें से जो लल्लू लाल और सदर मिश्र हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थापित हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, इस फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त थे। और इन्हीं दो भाषा मुंशियों ने क्या किया, अपनी जो रचना है वो खड़ी बोली में करना शुरू किया। तो इनकी जो रचना है, लल्लू लाल की रचना मिलती है प्रेम सागर, और सदल मिश्र की रचना है नासिकेतो पाख्यान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके अलावा जो अन्य थे
इनमें आते हैं इंशाअल्लाह खां, जिनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, कई बार पूछी गई एग्जाम में, ध्यान रखनी, ठीक है। अगले हैं सदा सुख लाल, जिनका उपनाम नियाज मिलता है, इनकी रचना है सुख सागर, ठीक है। तो ये 4 नाम मुख्य हैं जिनने खड़ी बोली के योगदान में सर्वप्रथम विशेष योगदान दिया। इसके अलावा इसी काल में 2 अन्य लोग आते हैं, ठीक है, जो कि थे आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। तो इस युग में 2 प्रसिद्ध लेखकों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका उपनाम है सितारे हिंद, और राजा लक्ष्मण सिंह, इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र रूप से 2 नई शैलियों का विकास किया खड़ी बोली की, ठीक है। इनमें जो 2 नई शैलियाँ विकसित थी, ये एक दूसरे की विरोधी शैलियाँ थी। कहने का अर्थ ये है कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, इन्होंने हिंदी के गंवारूपन को दूर करके उसमें उर्दू शब्दों को मिला दिया, जिस वजह से हिंदी जो है उर्दू ए मुअल्ला कहलाई। अर्थात जो ये खड़ी बोली को ये बनाना चाह रहे थे, वो उर्दू ए मुअल्ला बनाना चाह रहे थे। लेकिन लक्ष्मण सिंह इसका विरोध करते थे। ये चाहते थे कि जो आपका खड़ी बोली है उसमें से हिंदी के जो गंवारूपन वाले शब्द हैं, ठीक है, उनको अगर दूर किया जाए तो उनकी जगह विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत विचारधारा वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तो इनका भी योगदान मिलता है। इनके अलावा कुछ पत्र पत्रिकाओं का योगदान इस समय पर मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोग भारतीय इतिहास की दृष्टि से देखें या फिर यहाँ पर हिंदी के विकास की दृष्टि से देखें, ठीक है। तो इनमें देखें, पहला पत्र जो है ये हिंदी भाषा का पहला पत्र है, ठीक है। भारत में प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, सीधा क्वेश्चन बनता है। तो उसका नाम है उदंड मारतंड, ठीक है। उदंड मारतंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है, जिसे प्रकाशित किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। और कब प्रकाशित किया था, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, 30 मई 1826 को कलकत्ता से, ठीक है। कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कब होता था, 30 मई 1826 को। ये 30 मई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी 30 मई को अभी हम लोग क्या करते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, ठीक है। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है, 30 मई को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत का पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र उदंड मारतंड प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, ठीक है। इसके अलावा अन्य पत्रों की अगर बात करते हैं तो 1828 में कलकत्ता से ही राजा राम मोहन राय ने एक पत्र निकाला जिसका नाम था बंगदूत। ये भी किस भाषा में निकला, खड़ी बोली में, ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा में। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आपने सुना होगा कि ये आधुनिक भारतीय इतिहास की बहुत प्रसिद्ध हस्ती हैं, ठीक है। चाहे आप भारतीय इतिहास की बात करें या फिर पॉलिटी की बात करें, तो जो आपका यूके SSC का पॉलिटी का सिलेबस है वहाँ भी आपका ब्रह्म समाज करके दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आपने राजा राम मोहन राय पढ़ना है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1828 में ही इनने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी कारण से इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत, ठीक है, भारतीय आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत और न जाने कितनों का इन्हें अग्रदूत माना जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा अन्य जो पत्र हैं इसमें आते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के 1845 में प्रकाशित बनारस अखबार, ठीक है। और इसकी जो भाषा थी ये थी हिंदुस्तानी भाषा। हिंदुस्तानी भाषा वह भाषा थी जिसमें खड़ी बोली में उर्दू भाषा के शब्द मिश्रित थे, ठीक है। और इसीलिए इनकी उर्दू शैली का विरोध करने के लिए तारा मोहन मित्र ने 1850 में प्रकाशित किया सुधाकर। अर्थात आप कह सकते हैं कि बनारस अखबार में सुधार करने के लिए आया सुधाकर 1850 में, ठीक है। तो ये कुछ पत्र थे जिन्होंने खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु से पहले के युग में विशेष योगदान दिया। अब हम बात कर लेते हैं भारतेंदु युग का, ठीक है। तो भारतेंदु युग में क्या क्या हिंदी या फिर खड़ी बोली के लिए प्रयास किए गए उसकी बात करते हैं। तो भारतेंदु युग का सबसे पहले काल देखते हैं, 1850 ईस्वी से लेकर 1900 के मध्य, अर्थात 19वीं सदी ये चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इस काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है ये है खड़ी बोली का व्यवहारिक रूप, ठीक है। तो खड़ी बोली के व्यवहारिक रूप की उत्पत्ति भारतेंदु युग की देन मानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है एग्जाम में पहले भी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि खड़ी बोली के व्यवहारिक रूप की उत्पत्ति किस युग की देन है, भारतेंदु युग की, ठीक है। इस युग में गद्य की रचना के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। अभी हमने देखा था कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, आपका पद्य या फिर काव्य की जो भाषा थी ब्रजभाषा, लेकिन गद्य की बोली क्या बन गई थी, खड़ी बोली, ठीक। तो इस युग में खड़ी बोली को गद्य की रचना के लिए यूज किया जाने लगा। तो इसमें देखिए आपका पद्य के लिए ब्रजभाषा, गद्य के लिए
ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली का ही प्रयोग। ठीक, तो कौन सी रचना इसमें की? भारतेंदु ने। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, इनकी जो सबसे पहली रचना है ये है 1873 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला इनका एक पत्र, इनका एक मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है, तो इस हरिश्चंद्र मैगजीन में ही इन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली के व्यवहारिक रूप को प्रस्तुत किया था। व्यवहारिक रूप कहने का अर्थ हुआ कि जिस रूप में साहित्यिक रचना तो हो, लेकिन साथ साथ उसे जन भाषा के रूप में भी प्रयोग किया जा सके, लोग बागों के बोलचाल के लिए। ठीक है, तो वही थी आपकी व्यवहारिक रूप। इसके बाद इनकी कुछ अन्य पत्रिकाएं भी आई, जैसे बाल बोधनी पूछा जाता है। ठीक है, हरीशचंद्र चंद्रिका इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कुछ रचनाएं भी की खड़ी बोली में, जिन्हें हम देख लेते हैं कौन कौन सी वो रचना है। पहली आती है भारत दुर्दशा, कई बार पूछी गई है। ठीक है, भारत जननी, विशस्य विषमौषधम, ठीक है, प्रेम जोगिनी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। जो ये आपका सती प्रताप रचना है इनकी, ये अपूर्ण रचना है, तो ध्यान रखें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की अपूर्ण रचना कौन सी है? सती प्रताप। ठीक, इसके बाद भारतेंदु ने एक और विशिष्ट प्रयास यहाँ पर किया था खड़ी बोली के विकास के लिए। इन्होंने क्या किया? कुछ लेखकों का एक ऐसा समूह तैयार किया जो लेखक इस खड़ी बोली में या फिर हिंदी भाषा में रचना करना चाहते थे। ठीक है, तो इन लेखकों का एक मंडल तैयार किया, एक ग्रुप बनाया, जिसे नाम दिया जाता है भारतेंदु मंडल। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बना हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से कवि भारतेंदु मंडल में सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, तो आपने भारतेंदु मंडल में सम्मिलित सभी कवियों के नाम याद रखने हैं। ठीक, तो भारतेंदु मंडल में कौन कौन सम्मिलित थे देख लेते हैं। पहले आते हैं आपके बद्री नारायण चौधरी, जिनका उपनाम है प्रेमघन। ठीक है, दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, तीसरे आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह और चौथे हैं अंबिका दत्त व्यास। एक और कवि इसमें सम्मिलित हैं जिनका नाम है आपका राधा कृष्ण दास। ठीक है, राधा कृष्ण दास। तो इस प्रकार आपके 5 कवि इसमें सम्मिलित थे। इनको याद करने का जो एक तरीका है, आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक आप लोग नोट करेंगे, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, अपना जग राधा मंडल। ठीक है, अपना जग राधा मंडल, यानी कि राधा मंडल कोई एक मंडल है जिसे इन कवियों ने अपना पूरा जग मान लिया, अपना संसार मान लिया। तो अपना जग राधा मंडल कहने का अर्थ क्या हुआ? इसमें आपका अपना, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या इसका अर्थ आएगा। तो देखिए, अगर हम अपना की बात करें तो यहाँ अ से बन गया आपका अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, पौ से हो गया आपका प्रताप नारायण मिश्र, ना से हो गया आपका नारायण चौधरी अर्थात बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें प्रेम घन कहा जाता है। ठीक है, अपना जग से हो जाएगा आपका ठाकुर जगमोहन सिंह, और राधा मंडल, तो राधा से हो जाएगा आपका राधा कृष्ण दास, और मंडल से भारतेंदु मंडल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। एक तरीका है छोटा सा, आपकी इच्छा है आप वैसे याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा युग जो आता है द्विवेदी युग, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो द्विवेदी युग की अगर बात करें तो ये आपका 1900 ईस्वी से शुरू होता है और 1918 ईस्वी तक चलता है, अर्थात ये 20वीं सदी में एंटर कर चुका है, क्योंकि 1900 से 2000 के मध्य की सदी 20वीं सदी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो परिवर्तन आएगा वो क्या आएगा? गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। खड़ी बोली का हिंदी भाषा के रूप में जो परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप है, ये इसी युग की देन है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपका खड़ी बोली में गद्य और पद्य दोनों की रचनाएं होने लगी, तब इसका नाम कर दिया गया हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा के रूप में परिष्कृत और परिमार्जित रूप इसी युग की देन है, द्विवेदी युग की। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस युग के अगर नामकरण की बात करते हैं तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। इनका सबसे जो सराहनीय प्रयास था ये था 1903 में इनके द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका जिसका नाम था सरस्वती। क्या इस सरस्वती पत्र ने योगदान दिया खड़ी बोली के विकास में, उसे समझ लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सरस्वती नामक एक पत्रिका प्रकाशित की और उसमें साफ साफ लिख दिया कि भैया जो भी कवि आपके चाहे गद्य के रचनाकार हो या पद्य के, ठीक है, काव्य रचते हो या फिर कोई कहानी निबंध साहित्य लिखते हो, ठीक है, सभी कवियों के लिए मेरी पत्रिका के द्वार खुले हैं, लेकिन सिर्फ उन कवियों के लिए जो हिंदी भाषा या फिर खड़ी बोली में रचनाएं करेंगे। तो इस कारण से एक सैलाब सा उमड़ पड़ा। ठीक है, एक बाढ़ सी आ गई, बहुत सारे कवि आए, छोटे मोटे जो भी हैं, ठीक है, जिसको भी रचना करना आता था, सब ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी खड़ी बोली या हिंदी में, और उन्हें प्रकाशित करने के लिए कहाँ भेज दिया? सरस्वती पत्र में। लेकिन नए कवि थे तो काफ़ी त्रुटियां भी करते होंगे, तो ये जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये इन लेखकों की वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं ही संशोधित करते और इसके बाद इन्हें प्रकाशित करते, और इसी कारण से आपका जो खड़ी बोली है हिंदी, इसमें बहुत ज़्यादा साहित्य की रचना होने लगी। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि जो सरस्वती पत्रिका है इसका अमूल्य योगदान रहा। ठीक है, तो इसी कारण से फाइनली आपका गद्य और पद्य की एकमात्र भाषा बन गई खड़ी बोली। ठीक, और इसका नाम बदल कर क्या हो गया?
हिंदी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगला आता है आपका छायावाद युग, बहुत बार सुना होगा छायावाद युग, ठीक है। छायावादी कवि, छायावाद के 4 स्तंभ, बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन समझ नहीं आता कि छायावाद क्यों कहते हैं, इसे क्या होता है। तो मैं आज आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखेंगे छायावाद का काल। तो छायावाद का जो युग है ये 1918 से 1936, 36 छायावाद, ठीक है, 36 छायावाद, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। तो द्विवेदी युग के बाद, द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी पद्य साहित्य में स्वच्छंद कल्पना एवं भावुकता का एक दौर चला, या भावुकता की एक लहर उमड़ पड़ी, जिसे कहा गया छायावाद। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका द्विवेदी युग में क्या था, पत्रिका एक प्रकाशित की इनने सरस्वती नाम की, और बोला कि जो भी आपका हिंदी या फिर खड़ी बोली में रचनाएं कर रहे हैं, चाहे वो पद्य लिख रहे हो या फिर गद्य लिख रहे हो, उन सभी की रचनाएं छापी जाएंगी, ठीक है। और नेम फेम का शौक किसे नहीं होता, हर किसी को फेमस होना था, तो बहुत सारे कवियों ने अपनी रचनाएं दी। तो इस वजह से क्या हुआ, पद्य साहित्य यानी कि काव्य में, कविता लेखन में क्या हुआ, लोगों ने नई नई कल्पनाएं करना शुरू किया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे विचार जो अभी तक आए ही नहीं थे। तो इस प्रकार से नई नई कल्पनाएं की, नए नए भाव उत्पन्न हुए उनके मन में, और उन्हीं कल्पनाओं या फिर भावों को इनने क्या किया, कविता के रूप में लिखना शुरू किया। इस कविता की जो शैली थी, ये पुरानी कविता शैली अर्थात जो ब्रजभाषा या फिर अवधि में होती थी, उस कविता शैली से बिल्कुल भिन्न थी। इसीलिए जो कवि आपका ब्रजभाषा या अवधि में साहित्य की रचना करते थे, उन आलोचक कवियों ने क्या किया, इस युग को एक नया नाम दे दिया, छायावाद। इन्होंने बोला कि भैया ये सिर्फ एक छाया की तरह भ्रम है आपका, जब तक आप कल्पना कर रहे हैं, भावुकता से ये कविताएं लिख रहे हैं, तो ये कुछ ही समय चलेंगी, ज़्यादा नहीं चल पाएंगी, ठीक है। तो इन्होंने इस नई शैली का विरोध किया था, जो आपके ब्रजभाषा या फिर अवधि के साहित्यिक कवि थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्हीं कवियों ने इसको छायावाद या फिर छायावादी कविता का नाम दिया था, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि छायावाद क्या था। छायावाद कहने का सिर्फ ये मतलब हुआ कि जो भी आप लोग अभी कविताएं रच रहे हैं, जिनमें कि आपका कल्पना और भाव प्रधान कविताएं हैं, ये केवल कुछ समय का भ्रम है, ठीक है। तो इसी को कहा गया छायावाद। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये है आपके मुकुटधर पांडे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे, ठीक। तो अब छायावादी काल में आपका बहुत सारे कल्पनात्मक और भावनात्मक कविताओं, साथ ही साथ गद्य की रचना हुई, खड़ी बोली या फिर हिंदी में। इसीलिए इस छायावाद युग को, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, इस छायावाद युग को साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग किसे कहा जाएगा, छायावाद युग को, ठीक है। तो ये छायावाद यहाँ पे लगभग समाप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों की, ठीक है। तो छायावाद के 4 स्तंभ सभी लोगों ने सुने होंगे इनके नाम, ठीक। तो इन्हें एक बार फिर देख लेते हैं। पहले आते हैं आपके जयशंकर प्रसाद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और इन्हें कहा जाता है छायावाद का ब्रह्मा। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक, छायावाद को शुरू करने वाला माना जाता है, ठीक है। तो छायावाद के जो प्रवर्तक या छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है वो जयशंकर प्रसाद को। दूसरे आते हैं सुमित्रानंद पंत जी, जिन्हें कहा जाता है छायावाद का विष्णु, ठीक है। हमारे ही उत्तराखंड से हैं, ठीक है, वो भी कुमाऊं वाले क्षेत्र से, कौसानी बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि ये छायावाद के एक स्तंभ में गिने जाते हैं और इन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि सुमित्रानंद पंत का जो घर है उसे पंत विथिका के नाम से संग्रहालय बना दिया गया कौसानी बागेश्वर में, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तीसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका उपनाम है निराला, और इन्हें छायावाद का महेश कहा जाता है। और चौथी आते हैं महादेवी वर्मा जी, ये एकमात्र कवियत्री हैं जिन्हें छायावाद के अंतर्गत छायावाद के 4 स्तंभ में स्थान मिला हुआ है, ठीक है। इन्हें कहा जाता है आधुनिक मीरा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। आगे आता है आपका नेक्स्ट छायावाद त्रयी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है छायावाद त्रयी। तो जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे, त्रयी कहने का मतलब है 3 लोगों का समूह। तो छायावाद त्रयी में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आपको क्या लगता है कि जो छायावाद त्री हैं, इसमें आपका ब्रह्मा विष्णु महेश इनको रखा गया होगा, ठीक है। जनरली कोई भी यही सोचेगा, और जो आधुनिक मीरा है इन्हें नहीं रखा गया होगा। लेकिन यहाँ पे तो आपका पहला ही नाम महादेव वर्मा दिख रहा है, तो आप कन्फ्यूजन हो गया भैया कौन कौन है। तो आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए हम बता दें कि इसमें ये जो छायावाद के 3 ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, इन्हें इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। जो छायावाद त्री हैं, इसमें आपका मेनली वर्मा परिवार आता है, जिसमें आपके 3 नाम आते हैं। पहले हैं महादेवी वर्मा जी, दूसरे हैं भगवती चरण वर्मा, और तीसरे हैं राम कुमार वर्मा। इन तीनों को सम्मिलित रूप से छायावाद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और अंतिम फैक्ट देखते हैं कि छायावाद के समाप्त होते होते या छायावाद के अंतिम काल में आपका गद्य के संदर्भ में भी छायावाद युग में बहुत नई शैलियाँ विकसित हुई थी, ठीक है। बहुत सी नई शैलियाँ विकसित हुई, किसमें, गद्य के रूप में, यानी कि साहित्य की जो रचना हो रही है, जहाँ पे कविताएं नहीं है बल्कि कहानियां हैं, कथाएं हैं, ठीक है। इनमें गद्य के क्या क्या सम्मिलित होता है, एक आता है कथा साहित्य, जिसमें उपन्यास या कहानी होती है। दूसरे आते हैं आपके नाटक, और तीसरे आते हैं आलोचना, ठीक है। और इनमें कुछ कवियों ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया, जैसे उपन्यास या कहानी में प्रेमचंद्र को विशिष्ट माना जाता है।
नाटक में जयशंकर प्रसाद को विशिष्ट स्थान मिला और आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और इनकी जो ख्यातियाँ थी इतनी ज़्यादा विशिष्ट थी, इनका स्थान इतना विशिष्ट था कि अगर आप इस छायावाद युग में छायावाद युग के गद्य संदर्भ को देखते हैं तो इसमें आपका इन्हीं के नाम पर युग बना दिए गए हैं। जैसे अगर आप कथा साहित्य यानी कि उपन्यास कहानी के विकास को देखते हैं तो इसमें आप पढ़ेंगे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उपरांत युग। ठीक है, इसी प्रकार नाटक में अगर देखते हैं तो नाटक में प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग और प्रसाद उपरांत युग, ऐसे आलोचना में भी आप लोग इनके अलग अलग युग देखेंगे। ठीक है, तो ये छायावाद की कुछ विशिष्ट शैलियाँ इन्होंने विकसित की जो काफ़ी महत्वपूर्ण है खड़ी बोली के विकास में। और फाइनली एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे कि खड़ी बोली इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ, जो आपकी खड़ी बोली है यही खड़ी बोली आगे चलकर परिनिष्ठित और उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा बनी जिसका वर्तमान नाम है हिंदी। तो वर्तमान में जो हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं चाहे राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में, ये खड़ी बोली का ही विकसित रूप है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर आपका ये जो भाषा साहित्य वाला पोर्शन है ख़त्म होता है। ठीक है, और हिंदी का विकास हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हिंदी को संविधान में कैसे दर्जा मिला और राजभाषा कैसे बन गई। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियोज़ को लाइक करें जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिले। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू।